मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे बड़ा डिबेट शो सवाल पब्लिक का। इस देश की मूल सोच है सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से लिया गया ये मंत्र अशोक स्तंभ पर लिखा गया और आजादी के बाद भारत के संविधान ने ना सिर्फ इस मंत्र को स्वीकार किया, अपनाया, बल्कि अशोक स्तंभ पर बने सिंह को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया गया। लेकिन आज सवाल पब्लिक का उठा है इस राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर सत्य असत्य की राजनीति पर। जी हां, लैंड कैपिटल ऑफ इंडिया को निर्माणाधीन संसद भवन के ऊपर स्थापित किया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि संसद भवन पर लगा सिंह और अशोक स्तंभ वाला सिंह अलग अलग है। विपक्ष के अनुसार मोदी युग में गुस्से वाले सिंह को राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया है, उसे आक्रामक बना दिया गया है, जबकि अशोक स्तंभ वाला जो सिंह है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नए सिंह की आक्रामकता की मोदी सरकार का सच है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप पर विवाद आखिर क्यों हो रहा है? क्या यह हंगामा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि नए संसद को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठा चुका है और अब उसे नया बहाना मिल गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद भवन की नई इमारत पर राष्ट्रीय प्रतीक सिंह का उद्घाटन किया तो सवालों की बौछार होने लगी। चौतरफा अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सवाल ये उठने लगे। पहले सवाल मैं आपको बताती हूँ क्रमशः। पहला सवाल उठा, इस कार्यक्रम में विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया? ये नाराजगी थी विपक्ष की, ये सवाल उठाया गया। दूसरा सवाल था, संसद का अगर कार्यक्रम था तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? तीसरा सवाल इस पूरे उद्घाटन पर खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पूजा क्यों की? ये भी सवाल उठने लगे। ऐसे ही कई लंबी सवालों की फहरिस्त रही। इन सवालों पर आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं हुआ है। ये कहा जाए कि विपक्ष ने एक और तीर इस बीच छोड़ दिया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने इस बीच ट्वीट किया, सारनाथ के अशोक स्तंभ पर सिंह का जो चरित्र है और प्रकृति बदलना कुछ और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का सीधा अपमान है। हाल ही में देवी काली पर बयान से सुर्खियों में आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सच जरूर बताया जाना चाहिए। सत्यमेव जयते को सिंहमेव जयते में बदल दिया गया। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सॉरी, मेरा मतलब था सत्यमेव जयते से संघीमेव जयते में बदलाव पूरा हुआ। शेरों को शामिल ना करें। सिर्फ कांग्रेस या टीएमसी ही नहीं बल्कि मोदी के हर प्रोजेक्ट का हर हाल में लगातार विरोध जो है वो जाने अनजाने में तमाम नेता अपनी अपनी तलवार इसको लेकर निकाल चुके हैं। ये भी तस्वीरें सामने आई। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है और राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, ये एक बार जो है फाइनल किए जा चुके हैं, स्थापित किए जा चुके हैं और संविधान के अनुसार सारे लोगों ने उस पर सहमति दी थी, चाहे संविधान सभा हो या उसके बाद की सरकार हो। सब मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए। ना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के लोकसभा के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर उनको उसका इनॉग्रेशन करना था तो लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए था। लोकसभा के स्पीकर पीछे क्यों बैठे हैं? वो खुद थ्योरी ऑफ सेपरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सरनाथ में 50 फीट का पिलर है, उस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहले अपना सरमन दिया था। अरे भाई, किसी बौद्ध मजहब के जिम्मेदार को बिठा लेते आप वहां पर, वो भी नहीं करते आप। किसी भी संवैधानिक धरोहर के साथ किसी भी आदमी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। इस तरीके की छेड़छाड़ से देश की संवैधानिक परंपरा को ठेस पहुंचती है और इन चीजों से बचा जाना चाहिए।
तो आपने सबके अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे AIMIM की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो। अशोक स्तंभ वाले सिंह और नई संसद पर स्थापित सिंह में अंतर होने के विपक्ष के तमाम दावे हमने आपको सुनाए, लेकिन अपने दर्शकों के लिए दोनों सिंहों की तस्वीरें भी आपके सामने जरूर रख रही हूं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, आप दर्शक हैं, दर्शकों से ये मैं कहना चाह रही हूं कि आप ये तय करें कि क्या ये विवाद का विषय है, अगर है तो उसके पीछे वजह क्या है, क्या वाकई में सिंह के स्वरूप में बदलाव हुआ है। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा बदलाव है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान माना जाए। संसद भवन पर जिस सिंह को लगाया गया उस पर जरूर किसी एक्सपर्ट कमेटी की मुहर लगी होगी, और अगर इस पर ऐसा हुआ है तो क्या जो राजनीति हो रही है वो गैर वाजिब नहीं है। विपक्ष की राजनीति के बीच हाउसिंग और शहरी विकास विभाग के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एक ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अनुपात और नजरिए का विवेक, सुंदरता, ये कहा जाए सुंदरता देखने वाले की आंखों में बसती है, यही शांत भाव और गुस्से पर भी लागू होता है। असली सारनाथ प्रतीक 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नई संसद की छत पर लगा प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। उन्होंने आगे लिखा कि अगर नई इमारत की छत पर हूबहू रेप्लिका रखी जाती तो नहीं दिखती। विशेषज्ञों को जानना चाहिए कि सारनाथ में रखा असली प्रतीक जमीन के स्तर पर रखा है और नया प्रतीक जमीन से 33 मीटर ऊंचाई पर। दो स्ट्रक्चर्स की तुलना करने में एंगल, ऊंचाई और स्केल का ध्यान रखना होगा, ये बात कही गई है, ये ट्वीट किया गया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि नए संसद भवन के ऊपर लगा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ से लिया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये उनकी तरफ से लिखा गया। उन्होंने आगे लिखा है कि विपक्ष 2D इमेज की तुलना 3D स्ट्रक्चर से कर रहा है, वो भ्रमित है। टाइम्स नाउ नव भारत ने संसद भवन पर लगे सिंह को डिजाइन करने वाले मूर्तिकार से भी बातचीत की। उनका नाम है सुनील देवड़े। सुनील देवड़े ने आखिर क्या कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने पूरा कोशिश की है कि इसको परफेक्टली नेशनल एम्ब्लेम जो सारनाथ का जो जीसस पहले 280 BC में बना है उसका स्टडी करके मैंने ये छोटा ये बनाया, फिर इसको एनलार्ज करके वहाँ बिठाया। अभी वो कौन से एंगल से कौन कैसे देखता है, किस एंगल से उसका इमेज खींचा जाता है और कौन सा एक्सप्रेशन ढूंढते ही, इस बारे में मुझे कुछ मैं बता नहीं सकता वो लोगों का ये। लेकिन मैंने जो स्कल्पचर किया है वो जो मेथडोलॉजी है हमारी उस तरह से ही किया है, पूरा उसका स्टडी करके किया है, डिटेलिंग में किया है। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि ये स्कल्पचर में ये एक्सप्रेशन या मुझे किसी ने प्रेशर नहीं किया है कि ये एक्सप्रेशन दो, इसमें आर्टिस्ट कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। मैंने जो ऑथेंटिक है वो मैंने किया है। तो आपने सुनील को सुना जो कि शिल्पकार हैं, उन्होंने इसको स्वरूप दिया है। राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर जिस तरह से विवाद है, संसद की नई इमारत को लेकर हो रहे विवादों की एक नई कड़ी का ये हिस्सा है। जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद की बिल्डिंग बन रही है, उस प्रोजेक्ट की लागत पर हंगामा हुआ। इस प्रोजेक्ट को मोदी महल बताकर सवाल उठाने की कोशिश हुई। पर्यावरण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका तक दाखिल की गई थी और याचिका दाखिल कर निर्माण रोकने की कोशिश हुई। कोरोना लॉकडाउन में काम जारी रखने को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और तो और प्रधानमंत्री मोदी जब सितंबर 2021 में निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे, तब भी इसको लेकर भी विपक्ष ने जमकर ऐतराज जताया था। अब ऐसे में तमाम विवाद को लेकर सवाल पब्लिक का क्या है? सवाल पब्लिक का है, क्या राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर मोदी के खिलाफ असत्य की राजनीति हो रही है? संसद पर लगे प्रतीक को आक्रामक बताना न्यू इंडिया वाली सोच का क्या विरोध है? क्या राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ बहाना है? मोदी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निशाना है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन
तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे, अपने दर्शकों के भी सवाल इसमें हम शामिल करेंगे और उन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए एक बड़े मेहमानों का, बड़े गेस्ट का पैनल मेरे साथ में है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। उनसे आपको मिलवा देती हूं। इस समय बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल होंगे। अवनीजीश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक इस समय मेरे साथ में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार भी मेरे साथ में है, उनसे भी हम जानेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा हमारे साथ में है। आशुतोष वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ में हैं। टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद भी इस चर्चा में मेरे साथ में शामिल हैं। अपनी पूरी चर्चा को मैं शुरुआत की तरफ लेकर जाऊं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि कोई भी एक मोड़ लेने से पहले हम सभी पक्षों का, अपने सारे मेहमानों का पहलू जरूर जानना चाहेंगे। आखिर उनके इस पूरे विवाद को लेकर क्या है विचार। सभी अपने खास मेहमानों को 60-60 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। शुरुआत में करती हूं आरपी सिंह, बीजेपी प्रवक्ता आपके साथ में। आरपी सिंह जी, इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं? आपका टाइम शुरू होता है। जी नहीं, हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है। जिनकी तरफ से विवाद है आप उनसे पूछिए उनको क्या दिक्कत है। हमारी तरफ से तो मुझे दिखता है जो इनका विवाद सिर्फ एक बात का है कि उस चित्र में 4 नहीं 5 शेर थे। इनको उन 4 शेरों से दिक्कत नहीं, सिंगों से दिक्कत नहीं। जो 5वां शेर वहां खड़ा है उससे दिक्कत है असल में, और कोई दिक्कत नहीं है जी। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जितने जयराम रमेश है, जितने बाकी लोग हैं, उनको बोलो अपना कद ऊंचा करें और उस बराबरी पे जाए देखने के लिए तो ठीक दिखेगा, और नीचे से देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा जैसा देखना चाह रहे हैं उससे। और अभी आपने सुनील देवगर का आपने अभी इंटरव्यू सुनाया, उसने कहा कि उसने बिल्कुल रेप्लिका था, उसने वो रेप्लिका जो बनाया वो दिखाया भी उसने वो। परंतु इनको राजनीति करनी है, हर विषय पर राजनीति करनी है। हमारे पंजाबी में कहावत है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, तो उसी प्रकार इनका मामला है। अब प्रधानमंत्री जी ने पूजा क्यों करी, वहां पर लोकसभा स्पीकर क्यों आगे नहीं आए, ये सब अन्य अन्य प्रकार की बातें करते हैं। जब विपक्ष को बुलाया नहीं, जितनी बार विपक्ष को बुलाया गया कितनी बार विपक्ष आया। पिछली बार बुलाया था, बहिष्कार किया इन्होंने विपक्ष ने। ठीक है, और ये तो कोर्ट गए थे इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है आरपी सिंह जी, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी आपके 7 सेकंड जो है वो पूरे हो गए। ठीक है आरपी सिंह जी, अब मुझे अजय वर्मा जी को का रुख करना है। अजय वर्मा जी, आपको लेकर आखिर क्या आप कह रहे हैं? 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं। आप देखिए नैना, देश को बहकाना है, मुद्दों से भटकाना है, ये इनका बिल्कुल गोल्डन एजेंडा है बीजेपी का और इनके आईटी सेल का। देश के मुख्य मुद्दों से भटकाइए और देश को महंगाई, बेरोजगारी, जो जीडीपी डाउन जा रही है, देश को छोटे छोटे देश धमका रहे हैं, देश की गली गली में नफरत का माहौल है। और उसका तरीका एक ये है कि जो भारत का संविधान है उसमें छेड़छाड़ करते हैं। जैसे अब ये पहले इन्होंने जय जवान जय किसान, किसानों का तो अपमान इन्होंने करा था काले कानून लाकर, तो वो वापस ले लिया। फिर उसकी अमर ज्योति का अपमान किया था जो वहां से ट्रांसफर की गई थी। पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा निंदा हुई, लेकिन ये नहीं मानते, ये अपना एजेंडा चलाते हैं। अब ये कर रहे हैं वो सिंहों के प्रतीक की बात। अभी बड़े सम्मानीय है आरपी सिंह साहब, मैं इनसे अगर पूछूंगा तो ये साहब 4 शेर थे और 1 शेर नीचे खड़ा था। अरे भाई, आप अपना तुलनात्मक अध्ययन कहीं भी किसी से कर लीजिए, तो आपका अपना मापदंड है, आपका पैमाना है। देश के 136 करोड़ लोगों से भी तो पूछा करो कि उनके लिए क्या है। आप जो चाहते हैं बना देते हैं, उठा देते हैं। ठीक है अजय जी, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अब जैसा फॉर्मेट को फॉलो करते हैं ना अजय जी। ठीक है अजय जी, आपको आगे और मैं मौका दूंगी। अब मैं रुक कर लेती हूँ आशुतोष वर्मा जी का, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। कोरोना के मरीजों के बीच अजय वर्मा जी, माफ कीजिएगा, आशुतोष वर्मा जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद रखना कि वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे विश्वास करे, ये अपने आप में बेईमानी है। 2014 के बाद से जब मोदी सरकार ने पहली बार रिपब्लिक डे मनाया था, एक एडवर्टाइजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द को ही हटा दिया था। उसके बाद कहा था कि ये एक भूल चूक हो गई है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेकुलर जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 107 में लिखा हुआ है कि कोई भी बिल जो है दोनों पार्लियामेंट में पूरे डिस्कशन तो होने चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड मार दिया है कि बिना डिस्कशन के सारे ध्वनि मत से पारित करा देना है। तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से जिनकी गोवलकर साहब कहते ही हैं कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, और वो याद है आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 में जब आया था, तो 30 नवंबर 1949 में ऑर्गेनाइजर जो इनका मुखपत्र है उसने कहा था ये झूठा कॉन्स्टिट्यूशन है और मनुस्मृति को मानते हैं। तो इन लोगों से अगर आप उम्मीद रखें कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे ये विश्वास रखेंगे तो ये अपने आप में बेईमानी है।
और मुझे लगता है कि अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आगे और सीना चौड़ के आगे है। ठीक है, संविधान पे भरोसा नहीं। ठीक है, समाजवादी पार्टी का ये रिएक्शन है। अब टीएमसी का मैं रुख कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ समय से टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कीर्ति आजाद जी, आपका जो टाइम शुरू होता है अब 7 सेकेंड, क्या कहेंगे? देखिए, किसी को भी राष्ट्रीय चिन्ह स्तंभ से लेकर के कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जो आकृति बनाई गई है क्या वह वैसे ही है? हम सबों को मालूम है कि जब हमारा संविधान बना था 1950 में बन करके तैयार हुआ था, और जब संविधान बना था तो उसके अंदर किस प्रकार से शेरों के थे और कैसा अब बनाया गया है। हमारे यहाँ एक्ट भी है कि यदि हमारे इन सभी चीजों के ऊपर, स्तंभों के ऊपर या दूसरों के ऊपर कोई बदलाव करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या यदि इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होती तो क्या आपने ये शो किया होता? और दोनों तस्वीरों को आप साथ ले लें तो आपको साफ दिखाई देगा कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर, हमारे करेंसी के ऊपर, हमारे लेटर हेड के ऊपर, हमारे मोहर के ऊपर शेर कौन से हैं और ये कौन सा किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या अंबेडकर साहब ने गलती की थी? यदि उन्होंने गलती की तो भाजपा वाले बोले कि हाँ साहब, अंबेडकर साहब ने गलती कर दी थी, और जो राष्ट्रीय स्तंभ अभी हमने बनाया, जो सारनाथ से बनकर आया है, वही सही है और ये गलत है। कितना कह दें तो भी मैं मान जाऊंगा। ठीक है। कीर्ति आजाद जी ने, आपने तो अपना टाइमर पूरा होने के पहले अपनी बात पूरी कर दी। चलिए प्रोफेसर कपिल कुमार, जरूर आपसे भी समझना चाहेंगे, आपकी आज भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये आरोप लगा रहे हैं कि छेड़छाड़ किया गया है। आप क्या कहेंगे? 7 सेकेंड आपके अब शुरू होते हैं। देखिए, हर कोई आज मूर्ति कला का एक्सपर्ट हो गया है, फोटोग्राफी का एक्सपर्ट हो गया, स्कल्पचर का एक्सपर्ट हो गया। ये जितने लोग विरोध में बोल रहे हैं, और अभी कीर्ति आजाद जी ने बोला, कीर्ति आजाद जी, अगर आपकी फोटो इतनी बड़ी है और उस फोटो को आप इतना बड़ा एनलार्ज करा के लगवाएंगे तो उसमें क्या क्या आकृति को आपकी वो देने के लिए क्या क्या, किस तरीके से वो आकृति प्रस्तुत होगी, जरा साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरी दृष्टि से, मैंने भी उनको देखा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आज ये हो गई है कि इस मुद्दे के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं कोविड की, दूसरे प्रवक्ता, और आप बात कर रहे हैं महंगाई की और उसकी। अरे भाई, मुद्दा तो आप बना रहे हैं इसको, प्रतीक चिन्ह को। और उसके बाद मैं एक साफ बात कहूंगा, अगर ये लोग आज कोविड और इसको इस डिबेट में लाना चाहते हैं तो जो श्रीलंका के अंदर हो रहा है, पारिवारिक राजनीतिक दलों की दास्ता करने वाले उससे कुछ सीखे और पारिवारिक दलों के राजकुमारों के ऊपर आकर के यहां पे अपनी व्याख्याएं ना करें। ठीक है कपिल कुमार जी। अवनीश अवस्थी जी। नैना जी, अजय जी कुछ कह रहे हैं। अजय, मैं अजय जी आपका रुख करूंगी, आप पहले इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अवनीश जी। नैना जी, बड़ी साफ सी बात है। समूचे ऑपोजिशन के साथ दिक्कत यह है कि जब सेना का अधिकारी एयर स्ट्राइक के बारे में बोलता है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोलता है, तो इनको विश्वास नहीं होता। एक कलाकृति बनती है, उस पर कलाकार बोलता है तो कलाकार पे विश्वास नहीं होता। एक अर्थशास्त्री जब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलता है तो इनको अर्थशास्त्र पे विश्वास नहीं होता। इनको चीन पे विश्वास होता है। चीन कहता है मैं घुस गया जी, दिल्ली में बैठा हुआ। कहते हैं हाँ जी देखो दिल्ली में बैठे हुए जी, ये मोदी साहब हटा ही नहीं रहे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ नैना जी। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर, जो तैलचित्र जो संसद में लगा, उसके बारे में भी इन्होंने किया कि ये तो उनका नहीं है, ये तो उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नहीं है, बल्कि उन्होंने जो एक्टिंग की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उसका है। उसके बाद फिर माफी भी मांगनी पड़ी कई लोगों को, कई पत्रकार लोगों को भी माफी मांगनी पड़ी। राष्ट्रपति भवन के यहाँ से ऑफिशियल आया। तीसरी बात यह कि ये विरोध इस बात का नहीं है कि हमें बुलाया नहीं, इस बात का कतई विरोध नहीं है। इनको दुख इस बात का है कि ये बुलाते और हम बायकॉट करते, वो हम बायकॉट नहीं कर पाए। इस बात का विरोध है, इस बात का दुख है, सारा कष्ट कि हम वो जो बायकॉट करना था हम बायकॉट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल अवनीश जी। तो सभी ने अपने अपने जो बातें हैं, अपना अपना पहलू यहाँ पर रखा है, और अब यहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई अलग अलग आरोप लगे। आरोप ये भी लगा कि भाई उसका जो पूरा तरीका है उस फॉर्मेट को बदल दिया। पूजा करने की बात को लेकर आरोप लगा। आरोप तो यहां पर भी ये लगा कि भाई जो आकृति है, जो मुख्य स्वरूप है सिंह का, वो ही बदल दिया गया। और ये भी कहा गया कि भाई हमें बुलाया नहीं गया। जैसा कि अवनीश जी ने कहा, बुलाया नहीं गया, इसी को बुनाया जा रहा है। एक बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष पर लग रहा है। कीर्ति आजाद जी मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। आपने कहा कि कंट्रोवर्सी शुरू की गई। कंट्रोवर्सी आखिर किसने शुरू की? आपको क्या लगता है कि आखिर इस पूरे मामले की कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत, माफ कीजिएगा, कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई है?
इस वजह से कि अशोक स्तंभ का जो शेर है, जो सिंह है, उसका स्वरूप अलग है, या फिर इस वजह से कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया, इस वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई? नहीं, मैं उसमें नहीं करता हूं। अभी हम प्रतीक की बात कर रहे हैं और प्रतीक पर ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मैं किसी प्रकार से भी कोई दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं होने वाला हूं। एक बहुत सीधा हमारे यहाँ एक्ट है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज। मैं जितने भी यहाँ पर लोग, ज्ञानी लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा, और नहीं मुझे स्तंभ से, मैं अपने देश को, मैं देश की आन बान मान शान के लिए खेला। मैं विश्व कप 83 के लिए जीता। मेरे लिए देश, मेरे देश के स्तंभ, मेरे देश के चिन्ह, मेरे देश का गीत मुझे बहुत अपना प्रिय है, और जब कभी मैचों में होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि दोनों स्तंभों में अंतर है क्या? दोनों आप सामने रखें, और आपने सारनाथ वाला रखा है और संसद का रखा है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे संविधान में बना है उसको आप रखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, लेकिन हमारे संविधान में जो रखे हुए हैं उस संविधान वाले को रखिए और फिर तुलना कीजिए। क्या यह सही है कि हम उसको बदलें? यदि बदलना है तो उस एक्ट के माध्यम से आपको बदलना होगा, अन्यथा वो इम्प्रॉपर यूज कहलाएगा। मैंने कभी नहीं कहा सारनाथ की सिस्टम मूर्ति बनाई, बहुत अच्छी बनाई, लेकिन आपने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, उनका उपहास किया है, क्योंकि उनके द्वारा जो 1950 के संविधान में जो मूर्ति दी गई है वह मूर्ति वहां पर नहीं। ठीक है कीर्ति आजाद जी, मैं उस स्तंभ पर ही बातचीत करती हूँ। जरा मुझे आप ये दर्शकों को समझाने में मदद कीजिए कि आखिर स्तंभ में क्या बदलाव नजर आते हैं। जो आक्रामक, एक आप कह रहे हैं कि जो स्तंभ है, जो सिंह का जो स्वरूप है, वो आक्रामक नजर आ रहा है। क्या इस बात को लेकर विपक्ष की आपत्ति है? मेरा यह आपत्ति नहीं है कि वो आक्रामक है। हाँ। आपत्ति यह है कि जो चिन्ह हमारे संविधान में दिया गया है उसको बदलकर दूसरे तरीके से अपने मन से आपने बनाया है, जो कि कतई सही नहीं है और हमारे कानून में भी उचित नहीं है। जो एक तरफ स्तंभ हमारा सौम्य और शानदार दिखता है, वहीं दूसरी ओर आक्रामक दिखता है। वह बात अलग हो गई। मेरा केवल एक पॉइंट है, मैं बस खत्म कर रहा हूं। मेरा केवल एक पॉइंट है, जो संविधान में है और जो किया गया, क्या ये किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब दें कि हाँ बिल्कुल सही है। हम संविधान को छोड़कर 1950 में जो संविधान बनी और किताब में जो लिखा हुआ है, जो दिया गया चित्र है, वह नहीं है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। सुन लिया भाई कीर्ति जी, आप ये कहना चाहते हैं? बात न कीजिए, मैं आपकी बात को टोकता नहीं हूँ। कृपया सौम्य तरीके से बात करें, अन्यथा चिल्ला मैं भी सकता हूँ। 1.5 लाख रुपए लोग ग्राउंड पे मेरे नहीं कीर्ति आजाद जी, भाई चिल्लाना नहीं, चर्चा कर रहे हैं। सुन भी तो लीजिए ना। कीर्ति जी, आपका कहना यह है कि संविधान में जो चिन्ह बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो सारनाथ वाला नहीं है। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि सारनाथ वाला तो ऐसा ही है जैसा इसमें बना है, लेकिन जो संविधान में बना है वो संविधान बनाते समय संविधान में जो प्रतीक स्वीकार किया गया है वो सारनाथ वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं, प्रतीक चिन्ह सारनाथ के उस अशोक के स्तंभ का ही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दोनों में नहीं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। आप देख लीजिए, उसका बहुत छोटा, अगर आप सिक्के पर देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा। आप ओरिजिनल वो सारनाथ का देखेंगे तो आपको डिफरेंट उसका एंगल नजर आएगा, और अब जो संसद भवन में लगा है उसका डिफरेंट, और इससे भी बड़ा बनाएंगे तो शायद इससे भी बड़ा नजर आए। बात यह है कीर्ति जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि सारनाथ वाले कीर्ति स्तंभ को बदल दिया गया था संविधान में, तो आप ये बताइए कि किस आधार पर बदला गया था? लेकिन अवनीजीत जी, बार बार विपक्ष का यह भी आरोप है कि भाई विपक्ष को नहीं बुलाया गया। विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर भी है। नहीं, विपक्ष को बुलाया नहीं गया, इस बात पे दुख नहीं है। विपक्ष को यह कहता है कि हमें बुलाया जाता और हम बायकॉट करते, क्योंकि उन्होंने तो इस पूरे सेंट्रल विस्ता विरोध का किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, जबकि इसकी शुरुआत 2012 में, पिछली 2014 से पहले हो चुकी थी। ठीक, ये पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत उससे पहले हो चुकी थी कि हाँ भाई बनना चाहिए। आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष, ठीक है कीर्ति जी, मैं आऊंगी। आशुतोष जी, इन्होंने कहा कि अभी अगर आप किसी चीज को साइंटिफिक, हालांकि इतिहासकार लिख के आ रहा है, और साइंटिफिकली सोचिए, किसी चीज की अगर छोटी इमेज हो उसको बड़ी बनाई जाए तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कभी। मैंने डिस्टॉर्टेड नहीं कहा है, मैंने डिस्टॉर्टेड नहीं कहा है। उसका मूल स्वरूप नहीं चेंज होता। मैं आप नहीं समझ सकते। ये मेरे पास आप आर्ट एक्सपर्ट हैं साहब, आप स्कल्पचर के एक्सपर्ट हैं। मैं आपके सामने नहीं बोल रहा नहीं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, तो मुझे लगता है उसका सम्मान किया जाना। आप तोहमत क्यों लगा रहे हैं? मैंने डिस्टॉर्टेड वर्ड नहीं किया। अपने आप डिस्टॉर्टेड कह रहे हैं मेरे लिए। मैंने डिस्टॉर्टेड शब्द नहीं इस्तेमाल किया। आपको अभी दिख रहा है, अगर आप असल में देखेंगे तो उसका सौम्य रूप वैसे ही दिखेगा।
इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और ये आप ये मत समझाइए, देखिए आप उसको जबरदस्ती एक्सप्लेन कर रहे हैं, गलती है तभी डिबेट कर रहे हैं। कीर्ति जी ने बिल्कुल साफ कहा है। और आपने दूसरा ये क्या बोला, परिवारवाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने से पहले, परिवारवाद बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप किसको बात कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूं श्रीमान जी, कांग्रेस के किराए पे परिवारवाद। मिस्टर आशुतोष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, समझ गए आप? नहीं अपने में रखिए, ये पार्टीवाद आप अपने में रखिए। नहीं मैं बिल्कुल, आप पार्टीवाद अपने में रखिए। अरे मैं तो, और मुझे मत सिखाइए परिवारवाद क्या होता है। मैं इतिहासकार हूं, मैं जानता हूं परिवारवाद क्या होता है। परिवारवाद वो होता है जो आज श्रीलंका में हो रहा है। आप डिफेंड कीजिए ना, आप जिस बात की बोल रहे हैं। मैं डिफेंड किस बात का कर रहा हूं? आप आज के एक्सपर्ट हो गए, आप क्यों नहीं कहते कि 4 आज के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए और वो निर्णय दे कि ये गलत है या नहीं है? आप पॉलिटिशियंस को कोई अधिकार नहीं है इसमें निर्णय लेने का। चिल्लाने से श्रीमान जी, आप 4 एक्सपर्ट बुलाइए ना, आप कल्चर के 4 एक्सपर्ट बुलाइए, आप आज के 4 एक्सपर्ट बुलाइए, उनसे निर्णय करवाइए। ये साइंटिफिक तरीका है, आपका पॉलिटिकल चिल्लाना साइंटिफिक तरीका नहीं है। ठीक है, आप 4 साइंटिफिक एक्सपर्ट बुलाइए। मैं चैलेंज करता हूं आपसे, मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूं जनाब, मैं कह रहा हूं आप 4 एक्सपर्ट बुलवाइए आर्ट के। ठीक है, मेरी बात तो पूरी हो जाए। आशुतोष जी, कपिल जी कह रहे हैं विपक्ष की लगातार जो तमाम नाराजगियां हैं इस पूरे स्वरूप को लेकर भी, इस पूरे स्तंभ को लेकर, विपक्ष अगर एकजुट है तो विपक्ष अपनी तरफ से क्या कोई मांग रखेगा? देखिए बात सुनिए, विपक्ष की एकजुटता की बात ही नहीं है। हाँ। ये आप भी समझ सकती हैं। आज संसद भवन पे एक प्रियम्बल का उद्घाटन हुआ। हाँ। संसद का दोनों सदनों का जो कस्टोडियन होता है वो या तो स्पीकर होता है या सर्वोच्च स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति होता है। लेकिन मोदी जी को अपने आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ओम बिरला साहब को पीछे खड़ा किया और अपना जाके वो झंडा गाड़ दिया। क्या ये आपको उचित नहीं लगता है? बोलिए, कपिल कुमार साहब बैठे हुए हैं जी, मैं बताता हूँ आपको, नहीं बोलेंगे। इंदिरा गांधी ने, लगता है ये सही, इंदिरा गांधी ने कैप्सूल दबवाया था। इंदिरा गांधी ने इतिहास का एक कैप्सूल दबवाया था लाल किले में। कपिल साहब, उस समय आपकी जबानें कहाँ थी? नहीं मुझे बताइए, आशुतोष जी, जबानें कहाँ थी? आशुतोष जी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भाई ओम बिरला को बुलाया गया था या नहीं गया था? प्रधानमंत्री मोदी को किसने बुलाया था? इस पर चर्चा नहीं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे। देखिए विपक्ष के ऊपर तो एक ही तमगा लग गया हर चीज के विरोध का। विपक्ष पर आरोप, आप बात अपनी सही तरीके से रखते ना। आप उनसे कह दीजिए कि अगर ये इतिहास ने गलती करी है तो वर्तमान में गलती को क्या प्रोफेसर कपिल कुमार जायज ठहराएंगे? वर्तमान में अगर गलती होगी तो नहीं करूंगा, लेकिन गलती अगर नहीं है तो ये जो ऑपोजिशन रोज गलती निकालता फिरता है हर चीज के अंदर, उसको सपोर्ट नहीं करूंगा मैं। नहीं तो क्या आपको हर चीज गलत लगती है? आज हिंदुस्तान में राफेल गलत आया, बालकोट का सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। अरे आप लोग चीनी एजेंट की तरीके से बात करते हैं ठीक है देश के खिलाफ। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जो कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे। अगर गलत चीज होगी मैं विरोध करूंगा, लेकिन अगर सही चीज को आप गलत कहेंगे तो मैं आपका विरोध ठीक है। ये सही या गलत बताइए ना, ठीक है, सही या आप गलत बताइए क्या गलती है उस कल्चर के अंदर? कपिल जी आराम से, मैं अजय वर्मा का रुख करती हूँ। अजय जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। अब भाई विपक्ष पर ये कहा, एक तमगा ये लग गया है कि विपक्ष केंद्र सरकार की हर नीति या फिर हर एक नए प्रोजेक्ट या नए कदम का विरोध करने लगा है, चाहे बात वो सेंट्रल विस्ता को लेकर हो। भाई संसद का जो नया स्वरूप है वो सभी के लिए है, हर चीज को लेकर एक विरोध की एक छवि बन गई है। ये कहा जा रहा है कि जी विघ्नवीर के नाम से विघ्नवीर कहा जा रहा है विपक्ष को। ऐसा नहीं है। देखिए आपको याद हो 1930 से 32 के बीच जब एडोल्फ हिटलर जर्मन का शासक बना था तो वो देवताओं की तरह पूजा जाता था, देवता मानने लगे थे जर्मन के लोग, और उसकी सभाओं में तो करोड़ों लोग आते थे। हमारे देश में तो बहुत ही कम लोग आते हैं अगर भीड़ क्यों देखने की बात है। लेकिन वहां पर भी एक बॉल प्लेयर के नाम से हिटलर ने अपनी संसद और अपना वो बनाया था, बॉल प्लेयर के नाम से, बॉल प्लेयर। और बाद में क्या शुरू हुआ था उसमें भी सारी चीजें थी। आप संविधान का मजाक उड़ाते जा रहे हैं, आप संविधान से तोड़फोड़ करते जा रहे हैं। इतिहासकार भी यहाँ बैठे हैं, जब लोग इतिहास पे उंगली उठा के इतिहास को गलत बोलते हैं तब इन्होंने इतिहास के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे आपको मालूम है बोला या नहीं बोला? आपके
नेहरू की दास्तां खोलूं यहाँ पे? उसने क्या क्या किया इतिहास के अंदर? कपिल जी एक मिनट, आपको इतिहास खोलूं मैं आपको? अजय वर्मा जी, मत लगाइए। अजय वर्मा जी, अब मेरे इतिहास होने में कपिल जी, कपिल जी सुनिए, आपको कपिल जी रुकिए, ऐसा चित्र दिखा दूंगा कपिल जी प्लीज, कपिल जी प्लीज सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं। लेकिन अजय जी इस पूरे प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है? अर्बन डेवलपमेंट बना रहा है। कपिल जी कपिल जी आप पानी पीजिए, कपिल जी आप पानी पीजिए, कपिल जी आराम से, कपिल जी ठीक है, कपिल जी मुद्दे पर है, कपिल जी मुद्दे पर है, पानी पीजिए, ठीक है। अजय वर्मा जी, मैं दरअसल आप विपक्ष पर आरोप क्यों लग रहे हैं इस बात को समझिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए अजय जी। ये बात हुई कि जब ये सेंट्रल विस्ता शुरू हुआ तब उसके पूरे निर्माण को लेकर सवाल उठा, उसके पूरे विकास को लेकर सवाल उठा, कोविड में कार्य क्यों हो रहा है उसको लेकर सवाल उठा। अब जब स्तंभ, जब उसका अगर ये कहा जाए वहां पे पूजन हुआ, पूजन को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों वहां पे पूजन किया, वो वहां पर क्यों थे, इस पर सवाल उठाया। एक के बाद एक अगर सवाल उठते हैं तो विपक्ष पर आरोप लग रहा है। सबका संवैधानिक अधिकार है अपने धर्मों के अनुसार, लेकिन जब किसी धर्म का और आदमी पूजा करता है और उसके धर्म के, उनके देवता और उनके धर्म के सबसे बड़े उसके ऊपर जब उंगली उठती है, तो अब ये सारा गोदी मीडिया जो देश में है चुप क्यों रहता है? अरे तो आपका नेता मंदिरों में वोट मांगने क्यों जाता है? अजय जी, आपका नेता क्यों शिवलिंग पे पहुंच जाता है? अरे आपकी नेता क्यों पहुंच जाती है धर्म का इस्तेमाल करने वोटों के लिए? अपने घर को देख लो, पहले अपने घर को देख लो, फिर दूसरे के धर्म पे कटाक्ष करना। कपिल जी रुकिए, पहले अपने नेता के धर्म को देख लो। कपिल जी ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी, तो ऐसे चर्चा तो मेरी कोई राजनीतिज्ञों से बहस मत करवाइए, मैं एक्सपर्ट से बात करने को कपिल जी प्लीज, मैं जब आपका रुख करूंगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानती हूँ। देश की जनता के खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे देश की जनता के आप ही ठेकेदार हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, हर इलेक्शन हार चुके हैं आप, खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह आपने सुना एक के बाद एक किस तरह से एक चर्चा एक अलग दिशा की तरफ जा रही है, और ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई उसे भव्य रूप देने के लिए, स्तंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए आक्रामक रूप दे दिया गया, और यही कहा जा रहा है कि मामला क्या यहीं पर गड़बड़ हो गया। आपको ऐसा लग रहा है? कोई आक्रामक रूप नहीं है। देखिए नैना जी, मैं एक तो कीर्ति थोड़ा जितने, अजय जी मैं बीच में टोका नहीं, अच्छी बात है अजय जी, मैंने बिल्कुल किसी को टोका नहीं, चुपचाप सुनता रहा सबकी। कीर्ति जी ने कुछ विवरण किया 2005 के एम्बलम एक्ट का। मैं चाहूंगा कीर्ति जी, अब अगर गूगल खोलकर अगर आप सेक्शन 6F खोल दें उसी एम्बलम एक्ट का, तो आपके संशय दूर हो जाएंगे। एक विषय जो वापस से हर बात पर टीका टिप्पणी करना, हर बात पर प्रश्न उठाना, मैंने कहा ये तो चाहते ही नहीं कि ये पार्लियामेंट बने। इनका तो विरोध था कि ये पार्लियामेंट, हालांकि शुरू इनके समय में हुआ 2012 में जब मीरा जी वहां पे स्पीकर थी, परंतु जयराम रमेश ने इनिशिएट किया था, परंतु क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं तो इसलिए दिक्कत है। दिक्कत इनको चिन्ह से, विस्तार से, पार्लियामेंट से नहीं है, दिक्कत है कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं। मोदी जी करेंगे तो इनको दिक्कत है, ये करें तो ठीक है, ये कुछ भी करें ठीक है। इनके रहते हुए महाराष्ट्र असेंबली में क्या क्या नए प्रकार के वहां पर काम हो रहे थे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में जो इनकी सरकार अपनी असेंबली को किस ढंग से नया रंग से कर रही है उस पर दिक्कत नहीं, परंतु हाँ मोदी जी करेंगे तो दिक्कत आएगी। और ये इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले अगले 100 साल तक जब डिलिमिटेशन होगी तब पार्लियामेंटेरियन कहाँ जाएंगे, एक सेफ पार्लियामेंट बने। और इसलिए इनको दिक्कत है कि क्यों ऐसा भी क्यों हो। ठीक है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जितने आपके पैनलिस्ट बैठे हैं कि अगर संसद के किसी कोई पर्व है तो उसमें विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया, विपक्ष की भूमिका को क्यों एकदम शून्य करती जा रही है सरकार, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। वो अग्निवेश जी ने बताया ना, वो बुलाया था पिछली बार, इन्होंने कहा हम तो बॉयकॉट करेंगे। हर बार इन्होंने कह रखा कि हम सेंट्रल विस्ता के जितने काम हैं हम उसका सबका बहिष्कार करेंगे। और परंतु मैं इस चिन्ह को लेकर एक निवेदन करूंगा, जितने यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं थोड़ा अपना कद ऊंचा करेंगे और जरा उसको उस सामने की नजर से देखेंगे तो इनको चिन्ह वैसा दिखेगा जैसे सारनाथ पर है। और संविधान की किताब में जो कीर्ति भाई छपा हुआ ना, वो एक छपा हुआ 2D है। आप कृपा कर 3D में जाकर सारनाथ तो आप जाते ही होंगे, जरा जाकर सारनाथ देख लें और वहां जाकर एक वीडियो बना ले, फिर इसको कंपेयर करेंगे, आपको एक जैसा दिखेगा। परंतु कृपा कर देश के जो चिन्ह हैं, जो भारत के एम्बलम्स हैं, उस पर किंतु परंतु न उठाएं।
ठीक है, यानी कि विपक्ष के, ठीक है, आपके रिएक्शंस में लूंगी अजय जी, आपका भी। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम के पहले हम अपने दर्शकों से बोलते हैं कि अगर उनके मन में कोई सवाल है इस पूरे विषय को लेकर तो वो हमें भेजें। इंदौर से पुष्पक जोशी ने सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि विपक्ष के नेता अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि पिछले 8 सालों में पीएम मोदी के किसी भी एक भी काम का समर्थन अगर किया हो, सिर्फ विरोध के लिए विरोध की नीति आखिर क्यों? ये सवाल इंदौर से, फतेहपुर से भी सवाल सामने आया, शेखावटी राजस्थान से सवाल सामने आया श्याम सुंदर वर्मा का। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राष्ट्रीय प्रतीक के बहाने मोदी सरकार पर निशाना नहीं साधा जा रहा? ये जनता के सवाल है और मैं चाहूंगी विपक्ष की तरफ आते हुए कीर्ति आजाद जी, विपक्ष पर बार बार सवाल उठते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस चीज की सराहना करूं? मैं तो मोदी जी की सराहना करने के लिए हरदम तैयार हूं। किस पर करूं? पेट्रोल के दाम सेंचुरी पार कर गए, बेचारा विराट कोहली को निकालने की बात हो रही है। डीजल सैकड़ा पार कर गया, 1150 का सिलेंडर हो गया। इस चीज के ऊपर उनकी वाहवाही करूं। डॉलर कहते थे कि प्रधानमंत्री के ऊपर पहुंच रहा है, 80 क्रॉस किया जा रहा है। किस चीज के लिए मैं करूं? और दूसरी बात में एक बार कीर्ति आजाद जी, कीर्ति आजाद जी, ठीक है, आरपी सिंह जी, कीर्ति आजाद जी, एक सवाल में और। आप कह रहे हैं कि अगर देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, 2016 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, अगर देश में कुछ जनता को अगर जनता पसंद नहीं करती तो इतनी बड़ी संख्या में बहुमत के साथ में जिता क्यों देती है? और दूसरा सवाल ये कि ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि प्रदेशों का भी यही हाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप ये सब चीजें ज्वलंत प्रश्न दिखाना शुरू करें, जैसे कि स्मृति ईरानी जी 40 रुपए पर जब सिलेंडर पहुंचा था तो जब वो कूदती थी, उछलती थी 40 पे पेट्रोल, अगर उस तरीके से आप दिखाना शुरू करें तो अपने आप आ जाएगा सामने। लेकिन प्रश्न ये है कि आप सारनाथ पे आ गए, आप नेशनल स्पेस पर आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार पुनः आरपी सिंह जी को, मेरे छोटे भाई आरपी सिंह, छोटे भाई उनको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा सारनाथ का, मैं सारनाथ की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि संविधान में जो दिया गया है क्या उस कीर्ति आजाद जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप कह रहे हैं मीडिया का दोष है, आप ये कह रहे हैं मीडिया का दोष है, यानी कि जो चीज अपने पावर में, अपने कंट्रोल में नहीं हो वो मीडिया पर थोप दें। ना आप कितना सॉफ्ट टारगेट है ये? सरकार आपको दिखता नहीं, पेट्रोल डीजल दिखता नहीं है आपको नहीं दिखता कि मीडिया वो पेट्रोल डीजल की बात उठाती है या नहीं? आपको नहीं दिखता, आपको ये नहीं दिखता क्या? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप बोले कि अगर कुछ नहीं हुआ तो जनता क्यों जिता देती है? क्यों गुस्सा रही हैं? मैं तो आप उस बात को उठाइए ना। आप रेगुलरली दिखाएं। जब अगर मीडिया में नहीं आया तो आपने कैसे जान लिया? महीनों भर अगर मीडिया में नहीं आता तो देश में जो घटनाएं होती हैं वो कैसे जान लेते हैं? उनको पेट्रोल डीजल के साथ दिखाते थे, अब क्यों नहीं दिखाते? अब क्यों? अभिजीत जी कुछ कह रहे हैं। अपनी पार्टी के सांसद को समझाओ, अपनी पार्टी के सहयोगियों को समझाओ, महुआ मेहतरा को समझाओ जो प्रश्न उठाती है, जयराम रमेश को समझाओ। ठीक है, अभिजीत जी, दो तीन सवाल यहाँ पर और उन पर मुझे लगता है कि बहस में उन सवालों को जो यहाँ पर उठे उन पर विचार करना चाहिए। पहली बात ये कि अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। सवाल डिफरेंस की वजह से नहीं, कंट्रोवर्सी तो मैंने अभी बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर भी हुई थी और बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। यही हाल इस बार भी होने वाला। कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं कि डिफरेंस है, कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि बयान आए लोगों के, इसलिए बहस हो रही, कंट्रोवर्सी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि 2012 में था, ये भी मालूम होना चाहिए कीर्ति आजाद जी, और आपसे मैं सबसे ज्यादा उम्मीद रखता हूँ कि सबसे ज्यादा कि तब उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट था बहुत ज्यादा था। लेकिन अभिजीत जी, आरोप तो विपक्ष के ये भी है कि जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए ना, बाकी लोग इतना बोले हैं, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए ना जी। तीसरी बात ये कि अभी अब मैं कहता हूं कि बड़ी साफ सी बात है, आंकड़ों को लेकर के साथ चलें। क्या जो इसका प्रोजेक्ट का जो खर्चा है और इस समय जो प्राइवेट कंपनियों के पास जो लोग रहते हैं, सांसद में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, क्या उससे जो भारत सरकार का और टैक्स पेयर मेरा पैसा खर्च हो रहा है इस प्रोजेक्ट पे खर्च होने वाले से बहुत कहीं बहुत ज्यादा है। हो सकता है उन लोगों के पर्सनल जो विलास, होटल्स, इनका नुकसान हो रहा हो, इस वजह से विरोध है। अंतिम बात ये कह रहा हूँ सिर्फ कि बात बड़ी साफ सी है। देखिए अजय जी देखिए अजय जी, ये हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अजय जी बात बड़ी साफ सी है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अभी बहुत सारी बातें आएगी ना सामने
कि कितना खर्चा होता था, जो कितना खर्चा बचा है, जो लोग होटल में रह करके पूरे 5-5 साल। लेकिन मैं मेरे साथ में दरअसल मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जुड़े, मैं उनका रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं कपिल जी आपसे एक बहुत प्लीज 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ये कहा गया कि नेशनल एम्बलम एक्ट में इसमें छेड़छाड़ की गई, स्वरूप में बदलाव किया गया, ऐतिहासिक जो तस्वीर है उसमें और इसमें क्या अंतर है, प्लीज संक्षेप में। भाई देखिए, मैं एक बात कह तो रहा हूं कि इसका निर्णय साइंटिफिक तरीके से करवा दीजिए इनके आरोप का। ठीक है, आप 4 मूर्तिकारों को बुला दीजिए, 4 शिल्पकला के एक्सपर्ट्स को बुला लीजिए, 2 हिस्टोरियंस को बिठा दीजिए, वो कमेटी बना के निर्णय दे देगी बजाय यहाँ पे तू मैं करने के। बिल्कुल कपिल जी, और यही मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जी मेरे साथ में है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। लक्ष्मण व्यास जी, स्वागत है आपका टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर। बड़ी चर्चा हो रही है उस स्तंभ को लेकर, जो भारत का प्रतीक है। कहा जा रहा है कि उसका स्वरूप जो है उसमें छेड़छाड़ की गई और उसी के साथ में उसका जो आक्रामक रुख है वो नजर आता है। जी, एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली में ये जो इसका साइज है वो काफ़ी बड़ा साइज है, इसलिए आपको या सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद ये इस तरह से मतलब ये सबको ऐसा लग रहा है। साइज बहुत बड़ा है इसका, और इतना बड़ा साइज का कोई है भी नहीं इतना बड़ा, तो इसलिए शायद पहली बार इतना बड़ा साइज का किसी ने देखा होगा। तो आपको लग रहा है लक्ष्मण जी कि ये साइज को लेकर एक कंफ्यूजन है, जो कंट्रोवर्सी अभी एक तरह से नजर आ रही है, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2D 3D एक उस टेक्सचर में एक बदलाव होता है, और जो हम एक तस्वीर सामने से देखते हैं और जो एक रेप्लिका जो हमारे सामने होता है, सिर्फ ये देखने का नजरिया भर है। ये सिर्फ देखने का नजरिया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा साइज का किसी ने पहले देखा नहीं था। तो अचानक किसी ने इतना बड़ा साइज का देखा, तो सबने छोटे छोटे ये एल्बम देखे हैं, तो एक साथ इतना बड़ा देख लिया, तो सबको ये हैरानी सी हो रही है कि हाँ इतना बड़ा कैसे। तो इनमें क्योंकि जब बड़ा होगा तो प्रोपोर्शनेट हर चीज बड़ी होगी। तो लक्ष्मण जी जरा आप ये समझाइए कि जब अगर इतनी बड़ी कोई मूर्ति, कोई स्तंभ अगर बनाया जाता है, तो क्या उसमें कोई गुंजाइश होती है कि उसमें कुछ बदलाव हो जाए, या फिर रेप्लिका देखकर उसकी हूबहू जब तस्वीर बनाई जाती है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि वो बदलाव किया गया, क्या इसकी कोई गुंजाइश होती है? नहीं, ये बदलाव कुछ भी नहीं है इसमें। जो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहीं से लिया गया है, और उनमें भी आप देखोगे तो यही सेम चेहरा है, लेकिन जब इसका ये लार्ज किया गया 21 फीट के अंदर, तो ये सबको इस तरह देखने में ऐसा लग रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। लक्ष्मण जी, अब जो नाराजगी है, जो सवाल है, उसको दूर करने का तरीका आखिर क्या हो सकता है? आखिर वो उसको क्लियर कैसे किया जाए? क्लियर सबसे बड़ी बात है कि चाहे आप हो चाहे या किसी ने भी, अगर आपने किसी ने भी पहले इतना बड़ा स्कल्पचर ये जो है ये प्रतिमा किसी ने देखी नहीं होगी, तो उनके लिए इस तरह से हैरानी हो रही है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं और कुछ भी। जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष अगर बार बार सवाल खड़े कर रहा है, तो विपक्ष के उन सवालों का जवाब उन्हें कैसे मिलेगा? क्या उन जो विपक्ष की, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मूर्तिकार या फिर इस तरह से स्तंभकारों को बुलाया जाए, वो इस चीज को समझाएं आखिर कैसे ये बदलाव है नहीं है, कैसे उनकी नाराजगी दूर होगी? आपके अनुसार आखिर क्या है सुझाव इसका? मैम आप एक बात बताइए, भारत की संसद पे ये प्रतिमा लगी है, आप क्या मानते हैं कि इससे पहले कितने मूर्तिकारों का ये कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर? आपको ये शायद इनको पता नहीं होगा किसी को भी, ये कोई अकेले आदमी ने नहीं किया, इसमें बहुत लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कि बना दिया ऐसे लगा दिया, इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है, बहुत ज़्यादा इस पे मतलब इस पे वर्क हुआ है, तब जाके ये बना है। जी ठीक है लक्ष्मण व्यास जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ में जो बड़ा जो पैनल बैठा है उनको भी उनके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। तो जैसा लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसके साथ ही मैं अब इसका जवाब आगे पाऊं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों ने जो सवाल पूछा है वो भी अपने व्यूअर्स के माध्यम से अपने जो पैनलिस्ट हैं उन तक पहुंचाती हूँ। राजसमंद से के शर्मा ने सवाल पूछा है कि बार बार जो लोग संविधान के मजाक की बात कहते हैं वो आपातकाल को क्यों भूल जाते हैं? अजय वर्मा जी, इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आप जरूर दें। और एक मेरा सवाल ये जरूर कि ये भी कहा गया कि मुद्दों से भटकाने की बात है, आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने की टैक्टिस है? देखिए नैना, मैं ये बताना चाहता हूं
कि जब गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की मूर्ति छोटी से बड़ी बनाई तो उनका चेहरा भी अजीब सा गुस्से वाला है, बदलना चाहिए था। वो इतनी बड़ी जाके वो सेम क्यों नजर आ रहा है? मैंने मेरे लॉजिकल सवाल का जवाब कोई भी दे दे, वो इतना बड़ा क्यों सेम नजर आ रहा है? वो गुस्से में या हंसते हुए, खेलते हुए, लड़ते हुए पटेल साहब नजर नहीं आ रहे, छोटे भी ऐसे नजर आ रहे, बड़े भी ऐसे आ रहे। तो ये सिंह छोटे ऐसे नजर क्यों आ रहे हैं और ये सिंह बड़े ऐसे गुस्से में देख रहे हैं? क्या मेरे सवाल का आप ही जवाब देंगे? आपको कहाँ गुस्से में देख रहे हैं? पूछना चाहता हूँ, जो वो कह रहे हैं, मेरे साथी पूछ रहे हैं, हम लोग मेरा कोई एक नाराजगी निवेदन नहीं करते, है, हम देश के साथ थे, थोड़ा देश के अपना साथ कद थे और ऊंचा देश के करे। साथ ये रहेंगे। बोले कद के लोग हैं, सबके सब ये सबके सब बोले लोग हैं, इसलिए इनको ठीक नहीं दिख रहा। पेट्रोल पर, डीजल पर, कोयले पर, गेहूं पर, तेल पर, सरसों के तेल पर, अरे और करिए ना अमीरी पर डिबेट, बात नहीं आप होगी। तो डिबेट करने नहीं जाते, आप डिबेट भाग रहे हैं, आपका जाएगा नहीं, लेकिन अजय जी शुरू करें। महुआ मटर ने डिबेट शुरू करी, तो फिर तो यार हमने थोड़ा शुरू करी, आप करिए डिबेट। लेकिन आरपी सिंह जी एक के बाद एक लंबी फहरिस्त में है सवालों की। भागते हैं, आपको तो हर मुद्दे पर डिबेट ठीक है करनी अजय है। जी, अजय जी तो लोकतंत्र की गरिमाओं का ध्यान रखा जाए। ठीक है अजय जी, लोकतंत्र की गरिमा, लेकिन के जो शर्मा हमारे साथ में जो दर्शक का एक सवाल था, उन्होंने पूछा कि आपातकाल को क्यों भूल जाते हैं, उस पर क्यों कुछ नहीं कहते कांग्रेस के लीडर्स। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए आपातकाल तो इंदिरा जी ने कह के लगाया था, लेकिन जो 2014 से अघोषित कर्फ्यू लगाया हुआ, बिना कहे लगाया हुआ हिंदुस्तान के पत्रकारों के ऊपर, रिटायर्ड ऑफिसरों के ऊपर, तो जनता क्यों, तो जनता उस पर एक्शन लेगी ना अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, तो जनता उसका जवाब देगी ना। सब विपक्षी नेताओं को दुश्मन यही नहीं पता कि कौन जनता जनता उस पर जवाब देगी। आज कौन जेल में है? ठीक है आशुतोष वर्मा, अब मैं, क्योंकि हम लास्ट पड़ाव की तरफ है, 30 सेकंड में जवाब दें आशुतोष। ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मामले हैं, सिर्फ ये उसी तरह की टैक्टिस है और कुछ नहीं। नेहा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बार बार बोला जाता है कि जनता बार बार क्यों बीजेपी को जिता रही है। तो मैं ये बोलता हूँ कि बीजेपी को आए हुए अभी 8 साल हुए, तो 70 सालों से अगर कांग्रेस जीत रही थी तो क्या कांग्रेस 70 सालों से गलत कर रही? और यही भारत की जनता है, यही लोग हैं जो वोट कर रहे थे। तो ये लोकतंत्र में कहना कि जो जीत रहा है वो सर्वथा सही है और सच है, ये अपने आप में गलत है। लोकतंत्र की खूबी यही है। अगर 330 जीत के भारतीय जनता पार्टी आगे है तो 242 सांसद भी भारत की जनता ने जीता है। ये कहना गलत है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सही है, क्योंकि वो जीत रही है। क्या सही क्या गलत, मुझे लगता है ये जनता से बेहतर कोई नहीं जानता, और यही वजह है कि सवाल जो है वो पब्लिक भी पूछती है और सवाल का जवाब भी पब्लिक ही दे देती है। तो जनता ही, ये हम सभी जानते हैं, सवाल भी पब्लिक पूछती है और सवाल के जवाब भी जनता दे देती है। दरअसल मुझे इस चर्चा के लिए वक्त इतना ही दिया गया है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत माफी के साथ में सर, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और झारखंड के दौरे पर थे। देवघर को उन्होंने एयरपोर्ट समेत 16,000 करोड़ की सौगात दी और इसके साथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। शहर में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इसके बाद पीएम पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया और पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। हमारा स्नेह के रूप में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार के कुशल नेतृत्व, झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष रूप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उनको तो अनेक प्रकार की सुविधा होने वाली है। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर 1-2 सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। 2-4 सरकारें चलने के बाद कोई और आता था।
फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। तो आज न सिर्फ झारखंड, बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी सौगात का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कई कार्यक्रमों का शिलान्यास भी किया।